गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 16th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चूंकि आज वीकेंड है तो डेफिनेटली आज रिवीजन सेशन हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि इस वीक में जो भी क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट आउट रह गए थे उनको हम आज कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू कॉम्बैट द एयर पोल्यूशन क्राइसिस इन इंडिया। कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, किस पर्पस के लिए? एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडिया के अंदर। तो क्योंकि इंडिया में एयर पोल्यूशन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है तो इसको कॉम्बैट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका एम होगा कि जो एम्बिएंट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का पोल्यूशन होता है उसके इम्पैक्ट को हम कर्व कर सकें। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इनिशिएटिव है इनका, इसमें इंक्लूड होगा कि एयरशेड मैनेजमेंट टूल्स को इंट्रोड्यूस करा जाए, साथ ही स्टेट वाइड एयर क्वालिटी एक्शन प्लान्स को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट एक्सटेंसिव रीजनल एयरशेड एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा फॉर द इंडो जांजेटिक प्लेन्स, जिसमें कि 7 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स कवर होते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, तो उसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च किया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विष्णु देव साई इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? विष्णु देव साई कौन से स्टेट के हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं? तो ये एक प्रोमिनेंट ट्राइबल फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हाल ही में इन्होंने स्वर्न इन किया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इस छत्तीसगढ़ स्टेट में जो स्टेट असेंबली है उसके स्पीकर कौन बनाए गए हैं? आंसर इज रमन सिंह। ठीक है, तो यहां पे विष्णु देव साई नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के। अच्छा, जो आर्टिकल नंबर 370 है ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी वर्डिक्ट फाइनलाइज कर दी है ऑन द यूनियन गवर्नमेंट्स 2019 मूव, जिसमें इन्होंने आर्टिकल नंबर 370 को अमेंड करने की बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, क्या चीज़ होती है इस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 370 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और जो प्रोविजन था उसमें लिमिट किया जाता है पार्लियामेंट की पावर को कि वो लेजिस्लेट कर सकें स्टेट के लिए, इस मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लिए कंपेयर टू द अदर स्टेट्स। और इसके लिए कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हेल्ड किया था जिसमें कि 370 को रिवोक किया गया था एज वैलिड। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल नंबर 370 जो है, जो आजकल चर्चे में है, ये किस पर्टिकुलर चीज से एसोसिएटेड है? आंसर है इसमें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर को। फाइन, नेक्स्ट है Which Asian country has recently launched its own forest and wood certification scheme? कौन सी एशिया की कंट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है अपना खुद का एक फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम? तो इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है अपना खुद का इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, और इसमें ऑफर किया जाएगा वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जिससे कि जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको प्रमोट किया जाएगा और एग्रो फॉरेस्ट्री को बेसिकली प्रमोट किया जाएगा कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इस स्कीम में डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन। तो ये जो स्कीम है ये कौन ओवरसी करेगा? इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल। फाइन, तो यहाँ पे इंडिया ने लॉन्च की है अपनी खुद की फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। नेक्स्ट है विनबैक्स 2-3 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो ये जो विनबैक्स होती है ये होती है बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड वियतनाम, और इस साल ये कहाँ पे हो रही है? आंसर है हानोई में। ठीक है, तो ये एक तरह का एनुअल ट्रेनिंग इवेंट होता है जिसको इंडिया और वियतनाम अल्टरनेट बेसिस पे कंडक्ट करते हैं पर ईयर, और इस एक्सरसाइज का एम क्या है? कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप को फॉस्टर करना और इंटर ऑपरेबिलिटी को प्रमोट करना बिटवीन द टू फोर्सेस। इस एक्सरसाइज को इंस्टीट्यूट किया गया था 2018 में, और इसका जो पहला एडिशन था उसको कंडक्ट किया गया था जबलपुर मध्य प्रदेश में। साथ ही जो इसका लास्ट एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? आंसर है चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन इन 2021।
2। इसके अलावा वियतनाम से एक और क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में इंडिया ने INS किरपन को डिकमीशन किया और फिर उसको गिफ्ट कर दिया है वियतनाम कंट्री को। फाइन, तो विन बैक्स कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर इज इंडिया एंड वियतनाम। नेक्स्ट है, India's first 6-lane steel slag based road has been constructed in which Indian state? इंडिया की पहली 6 लेन की स्टील स्लैग बेस्ड रोड हाल ही में कौन से स्टेट में बन चुकी है? तो सबसे पहले स्टील स्लैग क्या चीज होती है, इसको कैसे जनरेट करते हैं? तो ये एक तरह का सॉलिड वेस्ट होता है जिसको कि प्रोड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग स्टील प्रोडक्शन, और फॉर एवरी टन्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन लगभग 180 से 200 किलोग्राम ऑफ स्टील स्लैग भी प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने फंड किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ऑन कि किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं डिजाइन गाइडलाइंस एंड स्पेसिफिकेशंस, जिसके बाद हम स्टील स्लैग को यूटिलाइज कर सकें हमारी रोड कंस्ट्रक्शन में। और इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया का पहला 6 लेन स्टील स्लैग बेस्ड रोड कंस्ट्रक्ट हो चुका है गुजरात स्टेट में, जिसमें कि ये कनेक्ट करेगा NH6 को हजीरा पोर्ट के साथ। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर लॉन्ग टेस्ट सेक्शन होगा जिसमें कि प्रोसेस्ड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस साथ ही स्लैग फ्रॉम निपन स्टील प्लांट एट हजीरा को यूज किया जाएगा। फाइन, तो इंडिया की पहली 6 लेन की स्टील स्लैग बेस्ड रोड कहां पे कंस्ट्रक्ट हो गई है? आंसर है गुजरात। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने PM विश्वकर्मा स्कीम को इंप्लीमेंट किया है, तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सितंबर में इन्होंने लॉन्च की थी इस स्कीम को, और अब इस स्कीम ने रिसीव कर लिए हैं लगभग 21 लाख एप्लीकेशंस सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, इसका एम क्या होता है? सभी स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग को सपोर्ट एंड प्रोवाइड करना टू द आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल। और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो कौन से स्टेट से आया है? कर्नाटका से, सेकेंड आया है वेस्ट बंगाल से, थर्ड असम, फोर्थ यूपी एंड फिफ्थ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो आर्टिजन्स और क्राफ्ट्स पीपल होते हैं हमारे, उनकी स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस मिले हैं कर्नाटका से, ये बात याद रखिएगा। तो PM विश्वकर्मा स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है, इंडियाज प्लान फॉर 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑन इट्स रोड्स हैज रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री? जो इंडिया का प्लान है 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस को क्रिएट करना और उनको चलाना, इसको हाल ही में कौन सी कंट्री का सपोर्ट मिल चुका है? तो हाल ही में ये हमारा प्रपोजल सपोर्ट किया है USA ने, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसके लिए $390 मिलियन दिया जाएगा मैन्युफैक्चरर्स को जो कि लोन चाहते हैं टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन। और इंडिया और US ऑफिशियल्स ने ये डिसाइड किया था एट COP28। फाइन, तो फिलहाल इंडिया जो है वो 12,000 ई बसेस को ऑपरेट कर रहा है, और जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है विद $150 मिलियन फ्रॉम द US गवर्नमेंट एंड फिलैंथ्रोपिक ग्रुप्स। साथ ही जो $240 मिलियन है ये देगी इंडियन गवर्नमेंट। फाइन, तो इंडिया का प्लान जो है कि 50,000 हमें इलेक्ट्रिक बसेस प्रिपेयर करानी है और इन्हें रन करानी है, इसको हाल ही में सपोर्ट किया है USA ने। अच्छा, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने जो पहले टारगेट बनाया था कि हमें रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना है कंट्री के अंदर 50% से बाय 2024, अब ये जो डेडलाइन है इसको बढ़ा के इन्होंने कर दी है 2030। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है, और इसमें इन्होंने बताया कि कंट्री में 12% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2022 में एक्सीडेंट्स के अंदर, और इसी के बाद लगभग 53 एक्सीडेंट्स और 19 एक्सीडेंटल डेथ्स हर घंटे में होते हैं इंडिया के अंदर। फाइन, तो ये जो टारगेट हमने पहले बनाया था कि रोड एक्सीडेंट्स को हमें 50% से रिड्यूस करना है 2024 तक, वो अब अनअचीवेबल लग रहा है, इसीलिए इस डेडलाइन को 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर है 2030। ठीक है, विच कंट्री हैज अनवील्ड कैरियर कॉम्बैट ड्रोन इक्विप्ड विद एयर टू एयर मिसाइल? कौन सी कंट्री है जिसने की अनवील करी करार कॉम्बैट ड्रोन को जो कि इक्विप्ड होगी विद एयर टू एयर मिसाइल्स? तो ईरान ने अनवील की है अपनी डजन्स ऑफ ड्रोन्स जो कि माउंटेड हैं विद एयर टू एयर मिसाइल्स, जिनको ये अपनी आर्मी की स्टॉक में ऐड करेंगे। और ये जो लोकली मेड करार ड्रोन है ये इक्विप्ड होंगे विद द मजीद थर्मल मिसाइल, जिनकी रेंज होगी 8 किलोमीटर यानी कि 5 माइल। ठीक है, तो करार ड्रोन्स को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था 2010 में, और इनकी ऑपरेशनल रेंज होती है लगभग 1000 किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स 620 माइल्स। और अगस्त मंथ में अगर आपको याद हो तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनवील की थी एक नई एडवांस्ड कॉम्बैट ड्रोन जिसका नाम था मुहाजिर
10, जिसकी इन्होंने रेंज बताई थी 2000 किलोमीटर्स। फाइन, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि करार नाम की कॉम्बैट ड्रोन किसने अनवील करी है? आंसर इज ईरान। अच्छा, इसके अलावा आजकल जो इंडिया में हीराकुड डैम प्रोजेक्ट है ये भी न्यूज़ में था। रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पे एक ऐश पॉन्ड था जो कि कोलैप्स हो गया था थर्मल पावर प्लांट के अंदर, जिसको कि रन करती है स्टेट ओन्ड ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन, और इसकी वजह से सारी की सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई थी और फिर ये जो हीराकुड डैम रिजर्वायर था ये काफ़ी ज़्यादा पल्यूट हो गया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी न्यूज़ में आपको सिंपली याद रखना है कि हीराकुड डैम रिजर्वायर कौन से स्टेट में है? आंसर इज ओडिशा। नेक्स्ट है, India, along with which two countries, is set to establish an informal trilateral technology dialogue in the first quarter of 2024. इंडिया कौन सी दो कंट्रीज के साथ मिलकर स्टैब्लिश करने वाली है एक इनफॉर्मल ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग? कब करेगी? 2024 के शुरुआती 3 महीने में। तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, यूएस एंड साउथ कोरिया। इंडिया, यूएस और साउथ कोरिया मिलकर सेटअप करेंगे एक इनफॉर्मल ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, और ये अनाउंसमेंट आई है जब यूएस और सियोल ने लॉन्च की है अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज डायलॉग इन सियोल। ठीक है, तो ये जो डायलॉग है ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इन रिस्पॉन्स है टू द चाइनाज रैपिड प्रोग्रेस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फाइन, तो कौन से 3 कंट्रीज हैं जो रिलेटेड हैं ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी डायलॉग के साथ? आंसर है इंडिया, यूएस एंड साउथ कोरिया। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी करी है ऑन क्लाइमेट फिनेंस फॉर एग्री फूड सिस्टम्स इन शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, और इस नई एनालिसिस में रिवील किया गया कि जो अमाउंट है क्लाइमेट फिनेंस का जो कि एग्री फूड सिस्टम की तरफ फ्लो करता है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और ये एक्चुअली में डिमिनिश होता जा रहा है कंपेयर टू ग्लोबल क्लाइमेट फिनेंस फ्लोज। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि क्लाइमेट फिनेंस फॉर एग्री फूड सिस्टम्स इन शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड, इस नाम की रिपोर्ट किसने जारी करी है? आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, माघ बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? माघ बिहू कौन से स्टेट में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? यहाँ पे आंसर है असम स्टेट। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि असम की कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दे दिया है टू द इशू ऑफ डिटेल्ड प्रोसीजर, जिसमें कि परमिट किया जाएगा ट्रेडिशनल बुफेलो एंड बुल फाइट्स को जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक ऑर्डर पास किया था जिसके बाद सभी तरीके के जो एनिमल रेसेस थे और फाइट्स उनको प्रोहिबिट किया गया था, जहां पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दी गई थी कि अब ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। और रीजन क्या था? बिकॉज ऐसा माना गया कि उनको अननेसेसरी पेन होता है और सफरिंग होती है एनिमल्स को। ठीक है, तो माघ बिहू एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है असम का और यहाँ पे हमें फिर से ट्रेडिशनल बुफेलो एंड बुल फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, Which space agency has detected the oldest black hole ever observed as of 2023? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने डिटेक्ट किया ओल्डेस्ट ब्लैक होल जो कि कभी ऑब्जर्व किया गया है? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया है ओल्डेस्ट ब्लैक होल एवर ऑब्जर्व्ड विद अराउंड अ मिलियन टाइम्स द मास ऑफ द सन। जितना सन का मास है उससे मिलियंस टाइम्स ज्यादा मास है इस पर्टिकुलर ब्लैक होल का, और ये डिस्कवर किया है नासा ने। ठीक है, नासा ने इसको डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ देयर जेम्स वेब स्पेस telescope. Fine. Next है, which South American country reported the outbreaks of highly pathogenic avian influenza for the first time? कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने आउटब्रेक्स रिपोर्ट किए हैं हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के पहली बार? तो लगभग 1000 सील्स और सी लॉयंस सदर्न ब्राजील के अंदर डेड पाए गए फ्रॉम द बर्ड फ्लू आउटब्रेक, और जो सदर्न मोस्ट स्टेट है रियो ग्रेंड डोसुल, उसने कंफर्म किया है कि 942 सी मैमल डेथ्स उनके यहाँ पे हुई हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बाय द हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। फाइन, तो ये पहली बार रिपोर्ट किया गया है इस साउथ अमेरिकन कंट्री में इस साल। आंसर इज ब्राजील कंट्री। अच्छा, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अप्रूव किया है $250 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन। किस लिए? टू फर्दर सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए इसका एम क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को इन्हांस करना, नेशनल सप्लाई चेन्स को फोर्टिफाई करना और कनेक्शंस को फॉस्टर करना विद द रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स। फाइन, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के थ्रू जनरेट होगा एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ हाई क्वालिटी जॉब्स, और एज पर एडीबी जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है एडीबी वो अलाइन करता है विद द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम
जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था 2018 में और बाद में फिर इसको अपडेट किया गया था 2020 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने अप्रूव किया $250 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन, किस लिए? इंडिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर्स कहाँ लाई करता है? फिलीपींस में। लास्ट क्वेश्चन है, नरगिस मोहम्मदी हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द रेसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड? तो यहाँ पे आंसर है नोबेल पीस प्राइज। एक्चुअली जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये एक ईरानियन एक्टिविस्ट हैं और इनके बच्चों ने हाल ही में एक्सेप्ट किया है इस साल का नोबेल पीस प्राइज इनके बिहाफ पे। और क्योंकि नरगिस मोहम्मदी को किसी ने 7 सालों से पिछले देखा नहीं है, ये एक्चुअली वुमेन्स राइट्स के लिए बहुत बात करती थी और डेमोक्रेसी के लिए अपनी ही कंट्री ईरान के अंदर, और फिलहाल ये जो है एबिन प्रिजन में बंद हैं इन तेहरान और यहाँ पे इनको 8 साल की सजा दी गई थी, जहाँ पे ये 8 साल की सजा अपनी भुगत रही हैं फॉर स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी को इस साल का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और इनके बच्चों ने हाल ही में इनके बिहाफ पे ये अवार्ड रिसीव किया, इसी वजह से न्यूज़ में थी। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। साथ ही जो इस वीक में हमारा छूट गया था या जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको भी हमने देख लिया है। तो कल संडे है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं और मंडे को फिर से हम वापस मिलेंगे विद आवर प्रॉपर रिवीजन सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्विज के साथ। और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो मंडे को हम मिलेंगे मंडे के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Sahat Sana signing off.